प्रतियोगी विद्यार्थियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रारंभ क्लासेज में। कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे और तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। हाँ, मौसम काफ़ी प्रतिकूल है, लेकिन जो इस मौसम से लड़ा वही जीता। कई दिनों बाद हम आपसे इस क्लास के माध्यम से मिल रहे हैं। मौसम की प्रतिकूलता, साथ ही साथ समय का थोड़ा सा अभाव, जिसकी वजह से ये वीडियो क्लास आने में देरी हुई। जिनको उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा देनी है उनके लिए मैं अभी से बता दूं कि हो सकता है कि इधर वीडियो आपको 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन में एक मिले, लेकिन 11 तारीख से लगातार आपको एक दिन में कई वीडियो मिलेगी 16 तारीख तक, 17 तारीख तक, जिससे कि आपका अधिक से अधिक सिलेबस कवर किया जा सके। ठीक है, तो उसके लिए आप लोग तैयार रहिएगा। आज की जो अपनी वीडियो क्लास है वो एक ऐसे मुद्दे पर आधारित है जो सिर्फ भारत के लिए ही नहीं, पूरे विश्व के लिए चर्चा का विषय रहा। वो रहा 22 जनवरी को, यानी श्री राम मंदिर का उद्घाटन। ठीक है, भारत ही नहीं, जितने भी हिंदू धर्म में आस्था रखते हैं, हिंदू धर्म के मानने वाले हैं, उन सब की एक इच्छा थी कि अयोध्या में जो राम जन्मभूमि है वहाँ पे एक राम मंदिर बने। और माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय अनुसार जो निर्णय सुनाया गया इस विवादित जगह को लेकर के, उसके अनुसार राम जन्मभूमि की जमीन श्री राम की मानी गई और आज उसी जमीन पर एक भव्य मंदिर बनके तैयार है। तो आज की अपनी वीडियो क्लास भी उसी संदर्भ में है और आज हम देखेंगे इस वीडियो क्लास में कि इस मंदिर की क्या प्रमुख विशेषताएं हैं। ठीक है, तो पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि आने वाले समय में जितनी भी परीक्षाएं होंगी यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। तो एक चीज़ यहीं और बता दूं कि एक और वीडियो मैं आपको दूंगा 1 या 2 दिन में, और वो आधारित होगी श्री राम मंदिर या राम जन्मभूमि के इतिहास के संदर्भ में, यानी कि कब से ये विवाद शुरू हुआ। यानी मैं बाबर से शुरू करूंगा और हम पहुंचेंगे 22 जनवरी 2024 तक, इतिहास के संदर्भ में उसको देखेंगे। ठीक है, लेकिन आज की जो वीडियो है, वो मंदिर जो निर्मित हुआ है अयोध्या में, उस मंदिर की क्या विशेषताएं हैं, क्या खासियत है, उसके संदर्भ में। तो एक एक पॉइंट पे ध्यान बना कर रखिएगा और अगर संभव हो तो अपनी नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो की। हेडिंग है अपनी श्री राम मंदिर विशेष। ठीक है, उस संदर्भ में जो पहला पॉइंट अपना है वो है भूमि पूजन। यानी ये जो नवीन मंदिर बनके तैयार हुआ है, जिसका उद्घाटन 22 तारीख को हुआ, इसका भूमि पूजन कब किया गया? तो भूमि पूजन के संदर्भ में ध्यान रखें, 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस मंदिर का भूमि पूजन किया गया। प्राण प्रतिष्ठा कब हुई? तो 22 जनवरी 2024 और दिन था सोमवार। ठीक है, और किसके द्वारा? यहाँ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा प्राण प्रतिष्ठा की गई। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा सिस्टम ये है कि यजमान और मुख्य यजमान का जो मामला है वो थोड़ा सा उलझा हुआ है। समस्या ये है कि किसी भी मंदिर के ऐसे अनुष्ठान में गृहस्थ जीवन से जो लोग जुड़े होते हैं उन्हीं को धर्म अनुमति देता है। तो उस संदर्भ में नरेंद्र मोदी जी वहाँ मौजूद तो थे, लेकिन मुख्य यजमान के तौर पर नहीं, यजमान के तौर पर वो मौजूद थे। ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि 22 जनवरी 2024 दिन सोमवार अगर प्रश्न पूछे तो नरेंद्र मोदी जी, उनके द्वारा ये प्राण प्रतिष्ठा की गई। ठीक है, प्राण प्रतिष्ठा का समय, तो ये प्राण प्रतिष्ठा का समय जो है वो बनारस के पंडितों ने इसको निर्धारित किया और उन्होंने जो समय दिया था वो था 22 जनवरी दोपहर 12:29 से 12:30 तक। इसके बीच का वो समय था जिस सबको हम कहते हैं प्राण प्रतिष्ठा, और कुल मिला के 80 से 84 सेकंड का टाइम था पूरी प्रक्रिया के लिए। ठीक है, अब मंदिर की विशेषता देखते हैं कि मंदिर की मुख्य विशेषताएं क्या थी। तो मंदिर की मुख्य विशेषताओं पर अगर हम दृष्टिपात करें तो कुल मंदिर क्षेत्र का मतलब कि मंदिर एक होगा मंदिर, और मंदिर के किनारे किनारे जो दीवार बनी होगी जिसको हम कहेंगे परकोटा, तो वो पूरा एरिया संपूर्ण मंदिर क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, तो जो कुल मंदिर क्षेत्र है वो कितने में होगा? तो वो 70 एकड़ में वो विस्तृत होगा पूरा मंदिर क्षेत्र। ठीक, और उसमें वो 70 एकड़ जो क्षेत्र है उसमें 70% हिस्सा
हरित होगा। हरित का मतलब कि पेड़ पौधे लगे होंगे और वहाँ जो ऊर्जा का प्रयोग किया जाएगा वो पर्यावरण अनुकूल होगी। ठीक है। अब मंदिर क्षेत्र, जो मुख्य मंदिर है, जो श्री राम जी का मंदिर बना है वो कितने में बना हुआ है? तो जो मंदिर क्षेत्र है वो है 2.77 एकड़। हाँ, दोनों में ध्यान रखिएगा, कुल मंदिर क्षेत्र। ठीक, तो श्री राम जी का मुख्य मंदिर है, तो जो हमने ये 2.77 एकड़ जो यहाँ लिखा है वो मुख्य मंदिर इतने में बना हुआ है। बाकी उसके किनारे किनारे अन्य मंदिर भी बनाए जाएंगे उस परकोटे के भीतर। मंदिर की लंबाई कितनी है? तो 360 फीट लंबाई है पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर। मंदिर की चौड़ाई कितनी है? तो 250 फीट मंदिर की चौड़ाई है उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर। ठीक है। मंदिर में लगे कुल स्तंभ, कितने पिलर्स का प्रयोग किया गया है? तो कुल पिलर्स की संख्या देखें तो 392, और ये मंदिर 3 तल में विभाजित है। तो 3 तल के संदर्भ में ध्यान रखिएगा, हम एक को नाम देंगे भूतल, उसमें 166 स्तंभ लगे हैं। प्रथम तल में 144 स्तंभ लगे हैं और द्वितीय तल में 82 स्तंभ लगे हैं। ठीक है, और सबको टोटल करते हैं तो संख्या आ जाती है 392। तो पूरे राम मंदिर यानी मुख्य राम मंदिर में जो स्तंभों की संख्या है वो है 392। तीनों कह सकते हैं कि तीनों मंजिलें जब बन जाएंगी तो उन तीनों मंजिलों को मिलाने के बाद जो दरवाजे लगेंगे उनकी संख्या होगी 46। और इन दरवाजों का निर्माण महाराष्ट्र की सागौन की लकड़ी से किया जा रहा है। ठीक है, और इस सागौन की लकड़ी पर नक्काशी करने के लिए जो कारीगर मंगाए गए वो तमिलनाडु कन्याकुमारी से, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, लेकिन जो लकड़ी आ रही है सागौन की वो कहाँ से? महाराष्ट्र से। ऐसा इसलिए सागौन की लकड़ी की खासियत होती है कि वो कई 100 सालों तक बिना खराब हुए रह सकती है। और ऊपर से महाराष्ट्र के सागौन के बारे में अगर चर्चा की जाए तो ऐसा माना जाता है कि सबसे उच्च क्वालिटी का सागौन वहाँ पे पाया जाता है। मंदिर में मंजिलों की संख्या कितनी होगी, यानी कितने फ्लोर होंगे? तो जैसा अभी मैंने देखा, अभी मैंने आपको बताया कि 3, एक भूतल होगा, प्रथम तल, द्वितीय तल, तो तीनों को सबको जोड़ देंगे तो मंजिलों की संख्या 3। मंदिर की ऊंचाई, तो मंदिर की ऊंचाई है 161 फीट। ठीक, मंदिर का निर्माण नागर शैली में। तो अपने भारत में मंदिर निर्माण के संदर्भ में 3 शैलियां प्रचलित हैं। एक है नागर शैली, दूसरी है बेशर शैली और तीसरी है द्रविड़ शैली। ठीक है, तो इन्हीं 3 शैलियों में मंदिर बनते हैं। तो इसका विभाजन अगर हम इतिहास के दृष्टिकोण से देखें तो हिमालय से लेकर के विंध्याचल जो श्रेणी है, यानी भारत के नक्शे में अगर हम देखें तो उत्तर की तरफ विंध्याचल से हिमालय की ओर अगर हम चलें तो उतने हिस्से में जो मंदिर शैली प्रचलित हुई उसको नाम दिया गया नागर शैली। विंध्याचल से कृष्णा नदी के बीच का जो क्षेत्र है वहाँ जो शैली प्रचलित हुई मंदिर निर्माण की उसको नाम दिया गया बेशर शैली। कृष्णा से लेकर के दक्षिण तक, कृष्णा नदी से लेकर के दक्षिण तक यानी कन्याकुमारी के बीच तक जो नवी मंदिर शैली प्रचलित हुई उसे हम कहते हैं द्रविड़ शैली। ठीक है, तो ये 3 शैलियाँ हैं, इसको ध्यान में रख लीजिएगा। मंदिर में मंडपों की संख्या कितनी है? तो ये जो मंदिर बनते हैं नागर शैली में इसमें मंडप होते हैं, यानी कि एक मंदिर होगा जो मुख्य होगा, जो सबसे पीछे होगा, और उसके आगे आगे मंडप बनाए जाएंगे, उनको हम छोटे मंदिर भी कह सकते हैं। तो ऐसे मंडपों की संख्या है 5। ठीक, और इस हर मंडप को एक एक नाम दिया गया है। जैसे एक जो सबसे पहला मंडप मंदिर में प्रवेश करते ही पड़ेगा उसको हम कहेंगे नृत्य मंडप, अगला है रंग मंडप, तीसरा है सभा मंडल, चौथा है प्रार्थना मंडल और 5वां है कीर्तन मंडल। तो ये 5 कह सकते हैं कि मंदिर में मंडप बनाए गए हैं और सबसे पीछे मुख्य मंदिर। अगर ऐसा तो है नहीं कि आप लोगों में से किसी ने भी इस राम मंदिर की छवि को देखा नहीं होगा, समाचार पत्रों में देखा होगा, एडवर्टाइजमेंट के तौर पर जो लगाई गई तस्वीरें हैं जगह जगह होल्डिंग के तौर पर उनको देखा होगा। लेकिन मेरे पास भी एक ऐसी ही तस्वीर आई है, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। अब इस मंदिर के संदर्भ में आपको देखना है, ये मंदिर की प्रतिकृति है जो घर घर पहुंचाई गई अच्छत के साथ, तो हमारे पास भी आई। तो समझना ये है कि जिस परकोटे की जिस मंडप की बात की जा रही है वो ऐसे शुरू होगा, ये देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और बगल में 5वां। तो और सबसे पीछे जो आप ये शिखर देख रहे हैं ये है मुख्य मंदिर का शिखर। ठीक है, तो यही समझाना था। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, मंदिर में मंडपों की संख्या 5 और 5 का नाम, पहला नृत्य मंडप, दूसरा रंग मंडप, तीसरा सभा मंडप, चौथा प्रार्थना मंडप, 5वां कीर्तन मंडप। ठीक है, मंदिर का निर्माण, तो मंदिर का निर्माण किस कंपनी द्वारा कराया जा रहा है? तो वो है लार्सन एंड टुब्रो, LNT। मंदिर परियोजना प्रबंधन कंपनी, तो मंदिर
का जो ये जो परियोजना है मंदिर की, उसका प्रबंधन किस कंपनी को सौंपा गया? तो वो है टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स लिमिटेड। साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि देश के जितने भी IIT हैं, जैसे BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की IIT, कानपुर IIT, ठीक है, मद्रास IIT, इन सभी ने तकनीकी सहायता यहाँ पे उपलब्ध कराई है। ठीक है, मंदिर के प्रमुख वास्तुकार कौन है? वास्तुकार का मतलब जिन्होंने नक्शा बनाया, जिन्होंने मंदिर को ये आकार दिया, तो वास्तुकार हैं चंद्रकांत V सोमपुरा। इनका नाम विशेष तौर पे ध्यान में रखना है। ठीक है, कि मंदिर के वास्तुकार चंद्रकांत V सोमपुरा। ये जो मंदिर निर्मित हुआ, इसकी अनुमानित आयु कितनी है? तो अगर इसकी अनुमानित आयु की बात करें तो इसकी अनुमानित आयु बताई गई है 2500 वर्ष, यानी 2500 वर्ष ये मंदिर रहेगा। ऐसा निर्माणकर्ता यानी इनके जो मुख्य प्रमुख वास्तुकार हैं, उनका ऐसा मानना है कि मंदिर की डिजाइन ऐसी है और इस तरीके से इसको बनाया गया है कि 2500 साल तक ऐसे का ऐसे रहेगा। ठीक है, परिधि, परकोटा की लंबाई। परकोटा का मतलब कि हर मंदिर की एक बाउंड्री होती है, चारों तरफ से वो दीवार से घिरा होता है और हर परकोटे में होते हैं 4 कोने। ठीक है, तो उसी यहाँ मैंने लिख दिया है परिधि। ठीक है, यानी मंदिर को घेरने के लिए चारों तरफ से जो दीवार बनाई जाएगी, तो उसे हम कहते हैं परकोटा। की लंबाई कितनी है? तो 732 मीटर कि 732 मीटर का परकोटा होगा मंदिर के चारों तरफ। ठीक, चौड़ाई इसकी होगी 14 फीट। ठीक है, अब परकोटे जो बनेंगे, तो अभी मैंने कैसे समझाया कि 4 कोनों पे आयताकार होगा ये। ठीक, जब आयताकार होगा तो हर 4 कोने पे 4 मंदिर बनाए जाएंगे प्रमुख, और वो किसके किसके मंदिर होंगे? परकोटों के चारों कोने पर एक होगा भगवान शिव को समर्पित मंदिर, दूसरा होगा भगवान शिव को समर्पित मंदिर, तीसरा होगा भगवान गणेश को समर्पित मंदिर, और चौथा होगा माँ भगवती या देवी भगवती को समर्पित मंदिर। ठीक है, ये परकोटे पे। मंदिर के उत्तर में एक मंदिर बनाया जाएगा जो होगा देवी अन्नपूर्णा का मंदिर। मंदिर के दक्षिण में, ये जो मंदिर शब्द है कौन से मंदिर की बात कर रहा हूँ? ये जो मुख्य मंदिर जो बना है श्री रामचंद्र जी का, उसकी बात कर रहा हूँ। मंदिर के दक्षिण में महावीर हनुमान मंदिर होगा। मंदिर क्षेत्र के प्रस्तावित अन्य मंदिर, तो जैसा कि अभी हमने शुरुआत में क्या कहा कि मुख्य मंदिर जो क्षेत्र हमने देखा 2.77 एकड़, इसके अलावा जो 70 एकड़ का जो क्षेत्र है पूरा मंदिर परिसर, उसमें कुछ अन्य मंदिर भी होंगे जो प्रस्तावित हैं और जिनका निर्माण सामान्यतः शुरू हो चुका है। तो उन मंदिरों में कुछ नाम देख लीजिए। महर्षि वाल्मीकि मंदिर, महर्षि वशिष्ठ मंदिर, महर्षि विश्वामित्र मंदिर, महर्षि अगस्त मंदिर, राजा निषाद मंदिर, माता शबरी मंदिर, देवी अहिल्या मंदिर। ये प्रमुख मंदिर इस पूरे परिधि के यानी परकोटे के भीतर होंगे। ठीक, मंदिर परिषद में पवित्र सीता कुंड भी होगा। ठीक है, यहाँ कुछ पॉइंट है उन पे ध्यान रखिएगा, कुछ विशेषताएं हैं मंदिर की। तो एक पवित्र सीता कुंड भी मंदिर परिसर में ही होगा, यानी परकोटे के भीतर। ठीक है, मंदिर में पूर्व दिशा में, अगर हमें मंदिर जाना है राम मंदिर, तो हम किस दिशा की तरफ? पूर्व दिशा में। जैसे ही 32 सीढ़ियां हम चढ़ेंगे तब जाकर के सिंह द्वार से हम मंदिर में प्रवेश कर सकेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, 32 सीढ़ियां चढ़कर सिंह द्वार से प्रवेश किया जाएगा मंदिर में जब हम जाएंगे तब। मंदिर के दक्षिण पश्चिम भाग में, जो मंदिर का दक्षिण पश्चिमी भाग है, नवरत्न कुबेर टीले पर भगवान शिव के मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया है और वहीं जटायु प्रतिमा स्थापित की गई है। इस पॉइंट पे ध्यान रखिएगा कि जटायु की प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई है, तो नवरत्न कुबेर टीला। ठीक है, मंदिर के नीचे मंदिर की जो नींव बनी, ये ध्यान रखिएगा कि नींव ऐसी बनाई गई है कि उसको एक चट्टान का आकार आधार दे दिया गया, चट्टान की तरह बनाई गई है। ठीक है, तो मंदिर के नीचे 14 मीटर मोटी रोलर कंप्रेस्ड कंक्रीट बिछाकर उसे कृत्रिम चट्टान का रूप दिया गया है। साथ ही साथ अन्य तरीकों से भी नीचे राख बिछाई गई है, कुछ पत्थर बिछाए गए हैं, उनसे भी इसको मजबूती प्रदान की गई है जिससे कि मंदिर में नमी ना आ पाए। नींव में जो नींव बनाई गई उसमें क्या, नींव में कर्नाटक और तेलंगाना के ग्रेनाइट पत्थर और वंशी पहाड़पुर भरतपुर राजस्थान, ये नाम ध्यान में रखना है कि वंशी पहाड़पुर कहाँ है, भरतपुर राजस्थान के गुलाबी बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो कर्नाटक और तेलंगाना के ग्रेनाइट पत्थर और वंशी पहाड़पुर भरतपुर राजस्थान के गुलाबी बलुआ पत्थर। ठीक है, लाल बलुआ पत्थर कहाँ मिलेगा? अपने यहाँ विंध्याचल श्रेणी में। ठीक, चुनार के पत्थरों का नाम सुना होगा जब अशोक के संदर्भ में हम देखते हैं,
तो क्या पढ़ते हैं कि अशोक ने जितने भी शिलालेख लिखवाए वो चुनार के लाल बलुआ पत्थर से, लेकिन यहाँ जो मंदिर बना है वो बंसी पहाड़पुर यानी भरतपुर राजस्थान के गुलाबी बलुआ पत्थर से। इस शब्द पे विशेष ध्यान रखना है, ठीक है, गुलाबी बलुआ पत्थर, ये न्यू में भी इसका प्रयोग हुआ है। और मंदिर के निर्माण की बात करें तो बंसी जो मंदिर की संरचना हम देख रहे हैं उसमें जो सबसे अधिक जो पत्थर लगे हैं वो है बंसी पहाड़पुर के गुलाबी बलुआ पत्थर, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा कि मंदिर की जो बाहरी संरचना हमको दिख रही है, जो मंदिर हमें बाहर से दिख रहा है, जैसे इसकी बात कर लेते हैं ना, ये जो बाहर से हमको मंदिर दिख रहा है, ये जो पूरी संरचना है ये बंसी पहाड़पुर के गुलाबी बलुआ पत्थर से निर्मित है। कहीं कहीं ग्रेनाइट के पत्थरों का प्रयोग हुआ है उसको खूबसूरत बनाने के लिए और अच्छा दिखाने के लिए, ठीक है। मंदिर के जो परकोटों का निर्माण है वो जोधपुर के पत्थरों से किया गया है। मंदिर निर्माण में लोहे का प्रयोग नहीं किया गया है, ये ध्यान देने वाली बात है, ठीक है, कि जो नागर शैली के जो प्राचीन मंदिर बने हैं उनमें जो है लोहे का प्रयोग नहीं किया गया है। दूसरे ध्यान रखिएगा जो नागर शैली के मंदिर होते हैं वो आयताकार होते हैं और सामान्यतः जो गर्भगृह का क्षेत्र होता है वो वर्गाकार होता है, ठीक। आगे अहाता होता है जिसको हमने यहाँ नाम दिया है मंडप, और अमूमन 5 मंडप, कहीं 3 मंडप हमको देखने को मिलते हैं, कहीं एक ही मिलता है, जैसा मंदिर जो बनवा रहा है जैसे उसकी क्षमता हो। तो ये मंडप विशेषताएं हैं इन मंदिरों की, नागर शैली की, ये भी ध्यान में रखिएगा। मंडप को पार करने के बाद ही मुख्य मंदिर यानी गर्भगृह जहाँ मुख्य मूर्ति स्थापित होती है वो हमको मिलती है। इतना आप नोट करिए। उसके बाद आते हैं मंदिर में स्थापित जो मूर्ति है उसकी विशेषताओं के बारे में। हाँ तो विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं जो मंदिर में मूर्ति स्थापित हुई है इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है, ठीक है। बहुत ध्यान से वीडियो को पूरा देखिएगा। तो स्थापित श्री रामलला की मूर्ति, अब इस मूर्ति का निर्माण किन पत्थरों से हुआ है पहले उनकी चर्चा कर लेते हैं। तो पत्थरों की बात की जाए तो 6 करोड़ वर्ष पुरानी शालिग्राम शिला, ठीक है, शालिग्राम शिला से निर्मित, इसको हम कृष्ण शिला भी कहते हैं। लाई कहाँ से गई, तो ये जो शालिग्राम शिला है ये मिलती है नेपाल की गंडकी या गंडक नदी में, और इसी नदी को नेपाल में जो गंडकी नदी है इसको हम नेपाल में जिस नाम से जानते हैं वो है शालिग्राम, ठीक है। और जैसे ही ये नेपाल से मैदानों में आती है यानी भारत में प्रवेश करती है मैदानों में, इसको हम जानते हैं नारायणी नाम से, ठीक है। ये भी ध्यान में रखिएगा, भूगोल का क्वेश्चन है इसको जोड़ के रखिएगा, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन में यहाँ से भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि शालिग्राम शिला के लिए प्रसिद्ध नदी तो कोई भी दे सकता है, गंडकी भी दे सकता है, गंडक भी दे सकता है, बूढ़ी गंडक भी इसको कहते हैं कहीं कहीं पे इसी नदी को। दूसरा ध्यान रखना है कि नेपाल में इस नदी का नाम है शालिग्राम, इसी आधार पर इस शिला का नाम रखा गया शालिग्राम शिला। अगर आपके घर में कभी कथा वथा हुई होगी तो पंडित जी एक शिवलिंग लाते हैं छोटा सा काले रंग का, वो वही पत्थर है शालिग्राम पत्थर, ठीक है। और मैदानों में इसी नदी को किस नाम से जानते हैं, नारायणी नाम से, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब तो 6 करोड़ वर्ष पुरानी ऐसी मान्यता है कि इस नदी में जो शिलाएं हैं वो 6 करोड़ वर्ष पुरानी है, ठीक है, निर्मित है, इसको नाम दिया गया कृष्ण शिला, ठीक। अब ये मूर्ति जो है वो है श्री रामलला, भगवान श्री राम का बाल रूप विग्रह, ठीक है, की मूर्ति है जो गर्भगृह में स्थापित है। मूर्ति का रंग कैसा है, तो श्याम रंग, ठीक। नामकरण, तो जैसे ही मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा हुई तो मूर्ति का नामकरण भी कर दिया गया। नाम रखा गया इनका अचल रामलला बालक राम, ठीक है। अगर पूछे कि अयोध्या में जो नया मंदिर बना हुआ, जो नवीन मंदिर बना हुआ, उसमें स्थापित श्री राम की मूर्ति या रामलला के बाल स्वरूप की जो मूर्ति है उसका क्या नाम रखा गया है, तो नाम हम देंगे अचल रामलला बालक राम, ये रखा गया है इस मूर्ति का नाम, ठीक है। विग्रह मूर्ति की ऊंचाई, तो जो विग्रह जो मूर्ति स्थापित होती है उसको विग्रह कहते हैं। तो विग्रह मूर्ति की ऊंचाई यानी जो मुख्य मूर्ति जितना श्री रामलला का जो स्वरूप बनाया गया है वो देखें तो 4.3 फीट, इंच में लेके जाए तो 51.6 इंच। और जो विग्रह का आधार है, आधार का मतलब कि जिस कमल के पुष्प पर उनको खड़ा किया गया है वहां से अगर हम पूरी मूर्ति की अगर लंबाई देख लें या ऊंचाई देख लें तो 1.6 फीट, विग्रह का आधार 1.6 फीट का है और टोटल कुल ऊंचाई मूर्ति की हो जाती है 5.9 फीट। वीडियो में कहीं कहीं आपको पटाखे छूटने की आवाज़ भी आ रही होगी,
क्योंकि आज है जब ये वीडियो बन रही है तो ये तिथि है 23 जनवरी की, और 23 जनवरी का नाम आते ही एक व्यक्ति का और नाम याद आता है जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम, भारत को आज़ाद कराने के लिए एक लड़ाई लड़ी। उनका नाम है सुभाष चंद्र बोस। आज उनका भी जन्म दिवस है और पूरा भारत 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाता है। ठीक है, तो ये जो पटाखों की आवाज़ आपको सुनाई दे रही है ना, तो अयोध्या वासियों का अभी उत्साह वैसे का वैसे बना हुआ है जैसा 22 को था। तो अब यहाँ ध्यान दीजिए कि पूरी मूर्ति जो भी है, आधार से लेकर के जो मूर्ति का पूरा स्वरूप है, और कुल मूर्ति की ऊंचाई अगर कभी पूछे तो 5.9 फीट। ठीक है, लेकिन विग्रह मूर्ति की ऊंचाई 4.3 फीट, जो विग्रह यानी मूर्ति का जो आधार बना है वो है 1.6 फीट का। मूर्ति का भार कितना है, तो मूर्ति का भार लगभग 200 किलोग्राम है। ठीक है, तो ये तो मूर्ति के संदर्भ में। अब जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ बन रहा है वो है मूर्तिकार। तो मूर्तिकार कौन है इस मूर्ति के, या इस मूर्ति को किन्होंने आकार दिया इस शालिग्राम शिला को, तो वो हैं व्यक्ति अरुण योगीराज। इनका संबंध है मैसूर कर्नाटक से। ठीक है, इनके नाम के नीचे मैंने 3 पॉइंट और लिखे हैं, वो इसलिए यहाँ ध्यान रखिएगा कि ये इनकी बनाई गई पहली मूर्ति नहीं है। इसके पहले भी इन्होंने कई मूर्तियां बना रखी, जिनमें से 3 प्रमुख हैं। इंडिया गेट के पास 30 फुट ऊंची सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगी है। ठीक है, केदारनाथ में स्थापित शंकराचार्य की 12 फीट ऊंची मूर्ति, और वैसे ही मैसूर में स्थापित हनुमान जी की 21 फुट ऊंची मूर्ति का निर्माण भी अरुण योगीराज ने ही किया है। ये पॉइंट ध्यान में रखना होगा। अभी ध्यान रखिएगा कि 3 मूर्तिकार थे, एक सत्यनारायण पैगे और एक गणेश भट्ट। इन तीनों में से ही किसी एक मूर्ति का चयन होना था, जिसमें से सत्यनारायण पैगे ने संगमरमर से एक मूर्ति बनाई थी और गणेश भट्ट ने काले पत्थर से उन्होंने भी एक मूर्ति बनाई थी। लेकिन जो सर्वश्रेष्ठ मूर्ति निकली वो निकली अरुण योगीराज की। ठीक है, तो ये 2 नाम भी ध्यान रख लीजिएगा, सत्यनारायण पैगे। ठीक है, और जो दूसरा नाम मैंने आपको दिया वो है गणेश भट्ट। तो ध्यान ये रखना है कि जब ये मूर्ति बनाने की बात आए तो ये 3 कलाकारों को 3 पत्थर दिए गए कि मूर्ति बनाई जाए, जो सबसे अच्छी मूर्ति होगी उसका चयन कर लिया जाएगा। तो जो मूर्ति का चयन किया गया वो अरुण योगीराज द्वारा बनाई गई मूर्ति बनी किससे, शालिग्राम शिला से। ठीक है, और अरुण योगीराज के संदर्भ में ये 3 चीजें कि इंडिया गेट के पास 30 फीट ऊंची सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति भी इन्होंने ही बनाई है, केदारनाथ में स्थापित शंकराचार्य की 12 फीट ऊंची प्रतिमा भी इन्होंने ही बनाई है, और मैसूर में स्थापित हनुमान जी की 21 फीट ऊंची मूर्ति भी इन्होंने ही बनाई है। अगला पॉइंट ये ध्यान रखना है कि जो गर्भगृह वो स्थान होता है जिसे हम कहते हैं मंदिर का मुख्य स्थान, जहाँ मुख्य देवता की मूर्ति विराजमान होती है। तो यहाँ जो राम मंदिर बना हुआ अयोध्या में, यहाँ गर्भगृह में किसकी मूर्ति विराजमान है, जो हमने अभी यहाँ देखा श्री राम लला की, भगवान श्री राम की बाल स्वरूप की मूर्ति वहाँ पे स्थापित की गई है गर्भगृह में। तो यहाँ गर्भगृह में 3 मूर्तियाँ स्थापित की गई हैं, वो ध्यान में रखने वाली बात है, ये ध्यान रखिएगा। तो जो एक तो मुख्य मूर्ति जिसकी चर्चा हमने ऊपर की, ठीक है, मुख्य मूर्ति के अलावा एक चांदी की चल मूर्ति रखी गई है। चल मूर्तियां इसलिए रखी जाती हैं कि कभी कोई परिक्रमा करनी हो या कोई ऐसा अनुष्ठान हो जिसमें श्री राम जी को बाहर ले जाना हो, तो मुख्य मूर्ति नहीं ले जाएंगे, जो चल मूर्ति, चांदी की चल मूर्ति वहां पे रखी गई है वो बाहर जाएगी। ठीक है, और एक मूर्ति अस्थाई मंदिर की मूर्ति। अस्थाई मंदिर, अगर मैं आपको याद दिला देना चाहूँ कि अधिकतर जो लोग वीडियो देख रहे होंगे तो ये घटना उनके जन्म के पहले ही हो चुकी होगी या उनके जन्म के आसपास हुई होगी। हाँ, जो कुछ लोग हमारी तरह होंगे तो उनके यानी कि उनके समय में ये घटना हुई होगी। 6 दिसंबर 1992 जहाँ आज मंदिर है वहाँ एक ढांचा हुआ करता था जिसको नाम दिया गया था, राम मंदिर ही कहते थे लेकिन बाबरी मस्जिद के नाम से जाना जाता था। तो 6 दिसंबर 1992 को वो ढांचा ध्वस्त हुआ और उस ढांचे के ध्वस्त होने के बाद वहाँ पे एक अस्थायी मंदिर बना दिया गया और उसी में वो मूर्ति स्थापित कर दी गई। तो वो जो मूर्ति स्थापित की गई थी वो अस्थायी मूर्ति भी गर्भगृह में लाई गई है। तो ये विशेष ध्यान रखिएगा कि गर्भगृह में ये 3 मूर्तियाँ स्थापित की गई हैं। एक तो स्थापित, एक की प्राण प्रतिष्ठा की गई, 2 की पहले से थी। ठीक है, अब देखिए डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, फिगर दिखा नहीं सकता, इसलिए मैंने एक डायग्राम खींचा है कि ये मूर्ति बनी कैसे है। ठीक, तो अगर मूर्ति देखें तो इस तरीके से पूरा आकार इसको दिया गया है, एक घेरे के बीच में मूर्ति को स्थापित किया गया है। ये हिस्सा है मुख्य मूर्ति का, यहाँ पे मुख्य मूर्ति स्थापित है, यहाँ कमल का फूल है, एक उल्टा कमल का फूल है और एक सीधा।
तो उल्टा कमल का फूल आधार देने के लिए और सीधा कमल का फूल जिसपे बालक की जो राम का जो बाल स्वरूप है उसको वहाँ पे उसी कमल के पुष्प पर खड़ा किया गया है। अब जो विशेषता हमें ध्यान रखनी है कि इस मूर्ति के चारों ओर कुछ मूर्तियां बनी हुई हैं। तो सब अगर हम मूर्ति की तरफ मुंह करें और बाएं से दाहिनी तरफ चलें तो सबसे पहले मूर्ति हनुमान जी की हमको मिलती है। एक ऐसी पट्टी बनी हुई है उसी पट्टी में, ठीक। उसके बाद विष्णु के 10 अवतारों को भी यहाँ पे उकेरा गया है, ठीक है। मत्स्य अवतार, फिर उसके बाद कूर्म अवतार, वाराह अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, तो 5 अवतार एक तरफ। उसके बाद 4 और चिन्ह हमको मिलते हैं। वामन अवतार के ऊपर ओम बना हुआ है, उसके ऊपर सुदर्शन चक्र बना हुआ है, सबसे बीचों बीच सूर्य बना हुआ है, उसके बाद शंख, उसके बाद स्वास्तिक। इसके बाद फिर विष्णु के 5 अवतार, परशुराम अवतार, राम अवतार, कृष्ण अवतार, बुद्ध अवतार और जो अभी अवतार होने वाला है विष्णु का यानी कली अवतार, उसको भी यहाँ पे उकेरा गया है। तो ये है मूर्ति की विशेषताएं। हाँ, उम्मीद है कि आप लोगों ने ये मूर्ति देखी होगी। अब उस मूर्ति को जो आपने देखा है उसको ऐसे ध्यान में लेके आइए तो समझने में काफ़ी आसानी होगी, ठीक है। जैसे मैं राम मंदिर की फ़ोटो मेरे पास थी वो मैंने आपको दिखाई, लेकिन अभी जो मूर्ति कल स्थापित हुई है अभी उसकी फ़ोटो तो इतनी जल्दी मिल नहीं सकती। तो हाँ, पेपर में आपने देखा होगा, मोबाइल पे आपने देखा होगा, तो उसको ऐसे ही समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है। यहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा का दिन मैंने हिंदी के महीनों के अनुसार लिखा हुआ है, तो पौष शुक्ल द्वादशी अभिजीत मुहूर्त, ये वो टाइम है जब इस मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा की गई। समय इसके पहले मैंने आपको बता ही दिया था, ठीक है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे इतना ही। 2 वीडियो मैं इससे संबंधित आपको दूंगा। एक तो हम देखेंगे अगली वीडियो में राम मंदिर का पूरा इतिहास, बाबरी मस्जिद से लेकर के, यानी बाबरी मस्जिद तो छोड़िए, हम शुरुआत करेंगे अथर्ववेद से। अथर्ववेद से लेकर के 24 जनवरी 2024 तक का, ठीक है, 22 जनवरी 2024 तक का। साथ ही साथ उसके अगली वीडियो में हम देखेंगे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो देश के कोने कोने से राम मंदिर में भेजी गई हैं, ठीक है, और उनकी क्या विशेषता थी। जैसे घंटा, ठीक है, एक घंटा बड़ा से भेजा गया, कहाँ से भेजा गया, जहाँ से भेजा गया उसकी क्या विशेषता है, इन सब चीज़ों के बारे में देखेंगे। वैसे ही एक अगरबत्ती भेजी गई, वो कहाँ से भेजी गई, उसकी क्या विशेषता है। ऐसे ही जो चीज़ें भेजी गई उनके बारे में उस वीडियो में चर्चा करेंगे। हाँ, इस वीडियो को देख लीजिएगा। और जिनको अभी 2 परीक्षाएं आपके सामने हैं, एक है समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी 2023 की परीक्षा, और एक है उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा 2024। तो दोनों के ही परीक्षार्थी ये ध्यान दें, समय बहुत कम है और अपनी तैयारी को काफ़ी गति दें। सिर्फ गति ही ना दें, काफ़ी गति दें। अब ये वो टाइम है कि जिसमें रिवीजन बहुत मस्त है, सारी चीज़ें जो भी आपके पास है आप बहुत पढ़ लिए, अब उनको दोहराइए। और प्रैक्टिस सेट के संदर्भ में ध्यान रखिए कि 2 या 3 दिन में केवल एक ही प्रैक्टिस सेट लगाइए, ठीक है। वो प्रैक्टिस सेट एसटी क्यों कहते हैं, स्पीड टेस्ट, वो आपकी स्पीड बनाने के लिए है, ठीक है। तो वो उसको उसी एंगल से देखिए कि स्पीड टेस्ट 2 या 3 दिन में एक ही लगाना है आपको। बाकी उसके अलावा जो समय मिले हिंदी को दोहराइए, जीएस के जो पार्ट है उनको दोहराइए, साथ ही साथ मैथ का जो चैप्टर आपका कमजोर हो, जहाँ से आपको लगे कि हाँ यहाँ से हमको दिक्कत हो रही है, उसको दोहराइए, रीजनिंग को दोहराइए। और जो समीक्षा अधिकारी वाले हैं वो अधिक से अधिक करंट पे फोकस करें, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं उनको देखते रहें। और हर 2-3 दिन में वो भी एक पेपर ही कोई अच्छा जो बुक स्टॉल पे उपलब्ध हो उसको लेकर के उसको हल करते रहें, ठीक है। हाँ, कुछ करंट की वीडियो भी मैं इसी बीच में आपको दूंगा, जिसमें समीक्षा अधिकारी कि जो भी विद्यार्थी हैं उनको उससे लाभ मिलेगा, ठीक। तो इतना तैयार करिए, संभव होगा तो नोट्स बना लीजिएगा क्योंकि ये चलेगा लंबा। कुछ और चीज़ें जगह जगह पर जैसे जैसे मिलते जाएंगी, मैं हर करंट की वीडियो में वैसे थोड़ा बहुत जोड़ते जाऊँगा, ठीक। तो इतना तैयार करिए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और बाकी जो चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हैं वो अपने अन्य परिचितों को भी अपने चैनल के बारे में बताएं, और जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उनको अपने चैनल से जोड़ें। इतना तैयार करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।